सबसे पहले मैं चलूंगी मेजर गौरव की तरफ। और सर, बड़े पुतले जलाए जा रहे हैं, ऐसा क्या बोल दिया आपने? हम चाह रहे होते हैं कि हमारी डिबेट के जरिए हम थोड़ी सी टेंशन को कम करें, हम थोड़ी नफरतें कम करें, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन आपने ऐसा क्या कहा जो यहाँ पे पुतले जल रहे हैं हर तरफ, जो है वो मेजर गौरव हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं मोहब्बत है क्या है पता नहीं। पुतले पुतले कोई मुझे मैंने बोल रहा था मेरे पुतले जल रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने किसी को बोला यहाँ पे नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया में, तो मैंने बोला साहब मेरे पुतले जल रहे हैं, तो उन्होंने हंस के बोला कि बेटा, बुजुर्ग हैं बड़े, 71 साल के, उन्होंने बेटा 30 साल लग जाते हैं चप्पलें घिसते घिसते सड़कों में और पैसा देना पड़ता है तब जाके पुतला जलता है अपना। तुम्हारा मुफ्त में पुतला जल रहा है, तुम कंप्लेन कर रहे हो यार पाकिस्तान में पुतला जल गया। तो मैंने बोला सर ये कोई अच्छी बात थोड़ा है कि किसी का पुतला जले। बहरहाल आरजू बात ये हुई थी कि मेरे बात तब हुई थी कि अर्नब की डिबेट थी, और अर्नब की डिबेट में ऐसी जो थोड़ा सा जोशीली डिबेट होती है वैसे भी अर्नब की, तो उसमें बात थी पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कुछ हंडवाड़ा के चलते, जहां पे हमारे 5 साथी, हमारे 5 भाई शहीद हुए थे, तो उन्होंने हंडवाड़ा के चलते कुछ बात बोली, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने कुछ बात बोली बलूचिस्तान को लेके, फिर उन्होंने कुछ बोला, मैंने बोला मेरे पास नंबर हैं जो आपके मरी हैं, मंगल हैं, बुख्ती हैं, और भी मुख्तलिफ ट्राइब्स है वहां पे, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हों या फिर वो जेनेवा में बैठे हों, लंदन में बैठे हों या बर्लिन में बैठे हों, सबके नंबर हैं। और तो बस यही बात थी। तो अब क्या हुआ, मैंने बोला कि इस चीज का जो हंडवाड़ा का बदला है ये होगा मतलब बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में होगा। अब ये मैंने बोला, अब क्या हुआ कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, विद इन 24 आवर्स बलोच फ्रीडम फाइटर्स दे अटैक्ड पाकिस्तान आर्मी। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के 6 आप लोगों के 6 बंदे जो थे, उनके साथ जो भी हुआ पता है, यू नो वेरी वेल। तो लोग ये कहने लगे साहब पाकिस्तान में कि ये मेजर ने करवाया है। तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी खुफिया एजेंसी है जो कि प्राइम टाइम टेलीविजन शो में ये कहती है कि अटैक करो। मतलब खुफिया एजेंसी का तो मतलब खुफिया है। एग्जैक्टली। मैं हाँ, तो अगर हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं रॉ है, मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रॉ है, अगर रॉ है तो फिर रॉ का तो मतलब खुफिया एजेंसी है, तो कोई टीवी एंकर को थोड़ा ना रॉ ऐसे। और अगर ये सब चीजें अगर करता भी है बाय द वे कोई, तो इनका कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ना होती है सबके सामने, तो चुपचाप करी जाती है, कोई किसी को बोलता भी नहीं है। तो ये बात हुई, फिर उसके बाद काफी वहां पे हल्ला वल्ला हो गया। फिर कल परसों मेरे पास वो भी आ गया, एक बंदा, वो AK-47 ले गए कि हम मेजर हम तुम्हारा सर उतार देंगे। तो मैंने मैंने बोला अपने फौजी दोस्तों से कि भैया ये तो कह रहे हैं सर उतार देंगे, तो वो भी पता नहीं किस मूड में थे, रात को कह रहे हैं फिर तू खाना कैसे खाएगा। मैंने बोला तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है, बेवकूफ लोगों, मैंने फोन काटा, मैंने बोला इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो हंसी मजाक में बात टल गई वो जी। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता कि दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं? अगर कोई थोड़ा बहुत भी इंडिया के फेवर में बात करे, पाकिस्तान की साइड से, ट्विटर की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया की, तो फौरन कह दिया जाता है कि जी ये तो रॉ की एजेंट है। और अगर आपकी साइड से कोई पाकिस्तान के लिए बात करे तो कह देते हैं जी ISI के साथ मिले हुए हैं। ये इस तरह की क्यों, आपको लगता है कि इस तरह की सोच क्यों है? आरजू जी, मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में रॉ का एजेंट कौन है, लेकिन इंडिया में हैं। ISI शायद उनको पैसा देती हो ना देती हो, कितना देती हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अरुंधति रॉय है जिसको आपके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ग्रीन बुक में कोट कर रहे हैं, राइट, एक मुल्क जिसके साथ हमारी 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं, एक हमारी इंसर्जेंसी ऑब्लिक टेररिज्म हमारी पंजाब में हुई है, जिसको सो कॉल्ड कोट अनकोट खालिस्तान का नाम दिया गया था, और फिर कश्मीर में जो टेररिज्म चल रही है। तो ये अगर ऐसे मुल्क का आर्मी चीफ अगर कोई एक ऑथर को कोट करे और बार बार उसको पाकिस्तानी मीडिया में कोट कराया जाए, जबकि वो उसको नॉलेज नहीं है कोई कश्मीर की, जो मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बोलता हूं ना, वही मैं अरुंधति रॉय को भी बोलता हूं। ये लोग श्रीनगर में क्या करते हैं, ये श्रीनगर में इनका प्लेन लैंड होता है, ये श्रीनगर जाते हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं, इतना सा है कश्मीर ना, इतनी छोटी सी जमीन है वो। अगर आप बाय गॉड 30 मिनट एयरपोर्ट से गाड़ी चलाएंगे ना, 30-45 मिनट आप गाड़ी चलाएंगे, आप साउथ कश्मीर में पहुंच जाएंगे, इतना पास है। तो उसमें ये लोग जाते हैं श्रीनगर में, ये एक दिन स्पेंड करते हैं, 2-4 लोगों से मिलते हैं,
फिर कश्मीर के बारे में मैं कह रहा हूँ, कश्मीर के बारे में मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बात करी थी, ठीक है। आई वॉज इन्वाइटेड टू एड्रेस द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मैं वहां पर गया था। मैंने 2017 अक्टूबर में एक्सेशन डे पे मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अपना लेक्चर दिया था, और मैंने यही बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बोली थी उनको कि देखिए, जो बात करते हैं आप लोग कि क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। क्या वो इंडियन आर्मी से हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। इसमें ये मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके कह चुका हूं। तो इसमें हम बोले कि जी हमने कोई गलत काम करा ही नहीं कश्मीर में, तो हम ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, हो सकता है एक बार पाकिस्तानी आर्मी बोल दे कि आज तक हमने गलती से भी हमने एक बलूच या एक पश्तून को नहीं मारा, वो कह सकते हैं। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, हमसे गलतियां हुई हैं कश्मीर में, ये हम खुल के कह रहे हैं। लेकिन जितना हो सकता है उतने लोगों को हमने सजा दी है, उतने लोग जेल में भी हैं जो लाइफ सेंटेंसेस काट रहे हैं, दे हैव बीन दिस थिंग। और क्योंकि हमारे यहाँ पता है क्या चक्कर है, आप थोड़े समय के लिए तो गलत काम को छुपा सकते हैं। इंडिया में पॉसिबल है छुपाना, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों का सिस्टम परफेक्ट है, पर कोई ये सोचे कि परमानेंटली कोई छुपा लेगा, ही कांट डू इट। क्योंकि यहाँ पे पावर सिविलियन अथॉरिटी के पास है, फौज के पास यहाँ पे जीरो पावर है। द इंडियन आर्मी इट डज नॉट हैव एनी पॉलिटिकल पावर एट ऑल। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था आजू जी। जी वैभव जी, अभी मैंने आपने हो सकता है देखा हो या ना देखा हो, आपके जो जस्टिस मार्कंडे साहब हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू बनाया था। मेरे बोलने से पहले आपने हंसना शुरू कर दिया। दिस इज वेरी रॉन्ग। अच्छा, तो वो आपकी आप समझ गए कि उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इंडियन गवर्नमेंट को भी, और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन आर्मी गलत कर रही है, जुल्म कर रही है कश्मीर के अंदर। तो आपके अपने लोग भी अब तो ये बोलना शुरू हो गए, अब आप उन्हें मानेंगे नहीं ऑब्वियसली। जस्टिस मार्कंडे काटजू जब सुप्रीम कोर्ट में थे तब क्या कर रहे थे? उन्होंने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? अगर इंडियन आर्मी अगर ये सब कर रही थी, तो या तो मार्कंडे काटजू आज आए और आकर के कह दे कि नहीं फला आर्मी चीफ ने मेरे कनपटी पे बंदूक रखी थी कि नहीं तुम्हें सुओ मोटो नहीं लेना। बता देना आपको किस चीज का डर है। ये रिटायरमेंट के बाद ये बातें करना कि यहाँ पे ये हो रहा है वहां पे वो हो रहा है, देखिए मार्कंडे काटजू वगैरह ये सारे के सारे बास्केट केसेस हैं इंडिया के। इनको कोई पूछ नहीं रहा जब से ये रिटायर हुए हैं। पहले तो ये मुशायरे उशायरे कराया करते थे सुप्रीम कोर्ट में, ये मुनव्वर राना और ये राहत इंदौरी टाइप जोकर्स को बुला करके, और अब वो भी काम बंद हो गया। अब इन्हें खुद मुशायरों में इनविटेशन नहीं मिलता, तो अब ये क्या करें? तो ये कभी इनको पता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब जिन्ना वाली आजादी का आप नारा लगाते हैं ना, तब मीडिया अटेंशन मिलती है। जब आप ये बोलते हैं ना कि वहां पे इंडियन आर्मी जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रही है, तब मीडिया अटेंशन मिलती है। बिकॉज इंडिया में जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्मी है। हाल ही में सर्वे आया था, और ये हर 4-5 साल पे सर्वे होता है, प्यू का सर्वे होता है, बाकी इंडिया में और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबल जो सर्वेस करती हैं। इंडिया में जो मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जो वोट हुई है वो आर्मी है, यानी कि, और जुडिशरी उसमें कहीं नीचे है। तो लोग जो है वो जानते हैं कि अगर आर्मी सबसे ज्यादा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल लुक अप टू द आर्मी, तो उनको पता अगर हम इसको टारगेट करेंगे, अगर हम इसके बारे में कुछ बोलते हैं, तो हमें तुरंत नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी। और इवेंचुअली पॉजिटिव हो या नेगेटिव पब्लिसिटी, पब्लिसिटी होती है। दूसरी चीज, आप जहां तक बात कर रही हैं कि बलूचिस्तान में मतलब कोई बात होती है और या इंडिया में कोई बात होती है, देखिए आप एक चीज तो समझिए कि आपने कहा कि दोनों तरफ जज्बाती लोग हैं। देखिए जज्बाती, वहां पे आप कुछ बोलते तो बोलते तुम रॉक एजेंट हो, या यहाँ बोलते तो यहाँ बोलते कि आईएसआई के एजेंट हो। देखिए आपके यहाँ पे अगर आप इंडिया के फेवर में कुछ भी बोलते हैं, ठीक, पहली बात तो पाकिस्तान में से लोग हैं नहीं जो इंडिया के फेवर में कुछ बोलते हो। जो बोलने वाले थे वो सारे के सारे मतलब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में आज की डेट में भी आप जाइए, दिल्ली में खान मार्केट है और दुनिया भर के जो जो बोलो कि वो वाइनिंग एंड डाइनिंग सेशन वाला जो पूरा सर्किट है, उनको आप देखेंगे तो वो 24/7 वो यही काम करते हैं कि अमन की आशा, मुशायरा कराओ, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाओ, उनको यहाँ बुलाओ, हम वहां जाएं। देखिए ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जबकि बॉर्डर पे सुकून हो, कश्मीर शांत हो। और कश्मीर में जो अमन है ना, वो आएगा तभी जब आपकी जो फौज है और आपका जो डीप स्टेट है, जब वो उस चीज को, वहां पे जो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जो आपने वहां पे जो बहावलपुर में और मुरीदके में जो सेंटर्स खोल रखे हैं, जब तक ये सेंटर्स बंद नहीं होंगे तब तक कश्मीर में अमन नहीं आएगा। और जब तक कश्मीर में अमन नहीं आएगा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में अमन नहीं आएगा। तो ये मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि अमन हो, या ये जो वहां पे दिल्ली में बैठते हैं खान मार्केट गैंग में,
बाकी वो होना नहीं है, वो पॉसिबल नहीं। फखर, जैसे इन्होंने बात की है, वो जो अभी हमने भी वीडियो देखी है मेजर साहब के उस पे ट्विटर पे, तो इस तरह से तो कई बार मैंने भी इंडियन चैनल्स पे देखे हैं कि कुछ लोगों को पकड़ा जाता है कि या दो, और कहा जाता है जी ये टेररिस्ट हैं और ये पाकिस्तान से आए, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो जो वर्ड वो बोल रहे होते हैं तो उसमें ज्यादातर ऐसी हिंदी होती है जो हमारे यहाँ नहीं बोली जाती, बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार वीडियो बिल्कुल कल मैंने बल्कि मेजर साहब के उस पे ट्विटर पे मैंने देखी वो वीडियो, और मैंने एक दफा नहीं 2 दफा देखी। मुझे मतलब बल्कि थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा मुझे अजीब अजीब से उसमें एक्सेंट्स जो है ना मुझे वो नजर आया। कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी बंदा बैठ सकता है, बात कर सकता है, मुंह का छुपा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि वो हिजबुल का बंदा है, जैश का बंदा है, कश्मीर से है, पाकिस्तान से है या हिंदुस्तान के किसी इलाके से है। ये आप बिल्कुल नहीं वो कर सकते, क्योंकि अभी जब 4-5 दिन पहले अटैक हुआ था काबुल में, तो वहां पे आजकल एक बैग जो है उसकी पिक्चर और उसके साथ AK-47 पड़ा हुआ उसकी पिक्चर, उस बैग के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, तो वो बड़ी वायरल है, मतलब बहुत ज्यादा वो चीज चली। इत्तेफाक ये था कि कल एक मतलब आर्मी से एक बंदा है, उसने कहा कि यार 2013 में ये पिक्चर मैंने बनाई हुई थी, मतलब वो कोई ट्रेनिंग में या जो भी उसका था, तो जिस तरह वो मिलते हैं, मेजर साहब तो खुद रह चुके हैं उसमें फोर्सेस में, तो वो मतलब उनको जो कैरी बैग और वो चीजें दी जाती है तो उसकी पिक्चर कोई उसने बनाई हुई थी। तो वो काबुल अटैक के साथ जो काबुल हमला हुआ हॉस्पिटल के ऊपर और जो वहां पे जनाजे में हुआ, तो उसको उसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए और यहाँ पे हमला करके वापस चले गए। मतलब मैंने अपने अफगानी दोस्तों से भी कहा, मैंने कहा भाई अफगानिस्तान के इश्यूज और हैं, मतलब इसी तरह कश्मीर के बारे में भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कश्मीर का इशू अलग तरह से है, ट्रीट अलग तरीके से किया जाता है। अभी जिस तरह वैभव भाई ने बात की कि यार मतलब दिल्ली में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार अमन की आशा, ये वो बिल्कुल सही है, लेकिन कश्मीर की अच्छी हालत आपकी जरूरत है, वो हमारी भी जरूरत है। अमन सिर्फ इंडिया की जरूरत नहीं, अमन पाकिस्तान की भी जरूरत है। और दूसरी बात कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। मैं ये नहीं कहता, मैं यहाँ पे बिल्कुल कैसे मिलेगा, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मैं ये बता दूं कि अगर हम ये कहते हैं कि यार जो हिंदुस्तान है वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, ये भी गलत है। हम कहें कि नहीं सिर्फ हिंदुस्तान सारा कुछ कर रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों की राइवलरी जो है वो पिछले कम से कम 70 सालों से, जब से 47 से इनको मतलब हिंदुस्तान बना है, अलग भारत बना है और पाकिस्तान बना, अलग हुआ पाकिस्तान, तो उसके बाद से ये चीज हमारी चलती आ रही है। इसको हो सकता है और भी टाइम लगे और हमें एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, एक दूसरे की बात करनी पड़ेगी। दूसरी, अगर एक मतलब ये सिर्फ नहीं कहना पड़ेगा कि अगर मैं ब्लेम मतलब करता हूं सिर्फ हिंदुस्तान को कि यार हिंदुस्तान ये करता है, हिंदुस्तान की पॉलिसी जो कश्मीर के हवाले से है वो इनको रिव्यू करनी पड़ेगी। आज ना करें, ये हो सकते हैं 10 साल बाद कर ले, हो सकते हैं 15 साल बाद कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सारी जिंदगी आप फोर्सेस के साथ रह के नहीं कर सकते। बेशक पाकिस्तान में भी अगर इस तरह की कोई चीज होती है, अफगानिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज हो सकती है, तो आप कितने अरसे फौज को रख सकते हैं? अमेरिका ने 20 साल फौज रखी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अब उनकी चीखें निकली, वो कह रहे यार मुज़ाकरात करो और निकालो इनको यहां से किसी भी तरीके से। नाटो फोर्सेस तंग आ गई वहां पे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जो अमेरिका और नाटो फोर्सेस है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। वो तो भाई वो तो वहां के लोग हैं, उनको मतलब ये फिक्र नहीं है, उनको गन मिल गई, बम मिल गया, बारूद मिल गया, उन्होंने हमला कर दिया। जी मेजर साहब प्लीज। जी, दो बातें हैं, एक तो अमेरिकन फोर्सेस इन अफगानिस्तान की और दूसरा जस्टिस मार्कंडे कटजू की। तो जहां तक अमेरिकन फोर्सेस की बात है, उनकी चीख इसलिए निकल गई क्योंकि वो किसी और के मुल्क में थे। चाहे वो वियतनाम में उनकी चीख निकली क्योंकि वो किसी और के मुल्क में थे, या फिर इराक में चीख निकली क्योंकि किसी और मुल्क में थे, अफगानिस्तान में चीख निकली तो किसी और मुल्क में थे। हम तो अपने मुल्क में, हम तो नहीं गए ना किसी के दूसरे के मुल्क पे कब्जा करने और ये बोलने कि हम बम मार देंगे और आपके लोगों को मार देंगे। हमारा जो भी कश्मीर में चल रहा है वो तो हमारा मुल्क है, पहली चीज। दूसरी बात, मैं क्विकली आपको बता दूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा अर्जुन। मार्कंडे कटजू की आदत है, जस्टिस मार्कंडे कटजू की आदत है कि आर्टिकल लिखेंगे किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में उनको जीरो नॉलेज है। आर्मी के बारे में कुछ आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, आर्मी के बारे में आर्टिकल लिखेंगे, फिर मुझे ट्विटर पे टैग करेंगे और 2-3 आर्मी के जनरल्स जो हैं, जो कि बड़े मशहूर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, गुरु हैं हमारे, उनको टैग करेंगे। जबरदस्ती की कुछ रिस्पॉन्स इनके मुंह से निकले। बेसिकली व्हाट मार्कंडे कटजू वांट्स इज पॉपुलैरिटी। वो इतने पॉपुलर है नहीं,
सोशल मीडिया पे, उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, जैसे वैभव ने बिल्कुल सही बोला कि फारिग हो चुके हैं, ठीक है। अब सबको तो गवर्नर आप बना नहीं सकते भारत जैसे मुल्क में, सबको आप एम्बेसडर बना नहीं सकते, सबको कोई आप डिपार्टमेंट दे नहीं सकते, भाई इतना बड़ा मुल्क है, नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे करेंगे? इंडिया में, मैं आप दोनों यहाँ पे, फखर साहब और आप दोनों पाकिस्तानी है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है, तो आप इंडिया को गाली दीजिए, आप आर्मी को गाली दीजिए, आप आर्मी चीफ को गाली दीजिए, आप हिंदुओं को गाली दीजिए, सडनली यू बिकम अ डार्लिंग ऑफ द खान मार्केट गैंग, आप उनके डार्लिंग बन जाते हैं। फिर शैंपेन खुलेगी, फिर वो कैवियर और ये सब वाली पार्टी, जो बड़ी महंगी महंगी पार्टीज होती है ना, वो वाली पार्टीज में आपको इनवाइट करा जाएगा, फिर वो शिफॉन साड़ीज एंड पर्ल्स वाला, और वो अमृता शेरगिल मार्ग और पृथ्वीराज रोड और ये सब बड़ी बड़ी ताज पैलेस में पार्टीज, फिर देन यू विल बी इनवाइटेड टू दोस पार्टीज। हम जैसे लोग जो देश की बात करते हैं, राइट, कई पाकिस्तानियों को यह लगता है कि पता नहीं गौरव आर्या या वैभव सिंह को पता नहीं कितने पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है, कितने पैसे मिल रहे होंगे, रॉ ने पता नहीं कितने करोड़ों के चेक काट रखे होंगे, जाओ तुम ये सब टीवी पे बोलो जो बोलने हैं, ठीक है, बोलना है। देखिए ऐसी बात नहीं है, जितना मैं बोलता हूं ना, या जितना अपने वैभव यूट्यूब चैनल पर लगाते हैं, आपने शायद इंडिया में किसी को बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो क्या रॉ ने सिर्फ एक ही बंदा हायर कर रखा है? जैसे पूरे रॉ ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए सिर्फ कुलभूषण जाधव एक फेंक रखा था, जो आपको मिल गया, पकड़ में आ गया आपके, तो यहाँ पे सिर्फ गौरव आर्या? ऐसा नहीं है। हम जो कहते हैं ना टीवी पे, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ऐसे कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ, आर वेरी वेरी डिसेंट पीपल। हमारी पाकिस्तानियों से इतनी परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम 99% को तो जानते नहीं ना, तो जिनको आप जानते नहीं, आप उनके साथ नफरत कैसे कर सकते हैं? हमारी परेशानी फौज से है। और मैं जब पाकिस्तानी कहते हैं कि, और मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई मतलब कोई बात कह दे या कोई एक्शन हो जाए, कोई फतवा जारी कर दे आप लोगों के यहाँ। तो देखिए ऐसा है ना कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ मेरी प्रॉब्लम क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता जब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्यों करते हो? भुट्टो को मार दिया, भुट्टो की बेटी को मार दिया, आपके 4 बार तख्ता पलट कर दिया, आपके आईन को फाड़ दिया, ये आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस पर दौड़ चढ़े कि हम वहां पे बैठेंगे, आपका हालत खराब करती पूरे मुल्क का, कह रहे हैं हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। ये एक आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम सुना है आप दोनों ने? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जो मुझे लगता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम ये डिस्क्राइब करता है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो अपनी फौज से मोहब्बत करती है, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है। स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि लोगों ने, हाईजैकर्स ने जो बंदों को वो हाईजैक करके पकड़ लिया था, उनको किडनैप कर लिया था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बड़ी साइकोलॉजी की बहुत बड़ी स्टडी है स्टॉकहोम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी इन विच जो पकड़े गए थे, राइट, उनकी बड़ी सॉफ्ट फीलिंग डेवलप हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, उनके बड़ा एक सिंपैथेटिक फीलिंग हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, जबकि उन्हीं को मार रहे थे, उन्हीं को तशद्दुद कर रहे थे। तो मैं कहता हूं जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम की रिलेशनशिप है, दैट इज एक्चुअली लाइक द स्टॉकहोम सिंड्रोम। आप इंडिया में, मैं आपको एक बात बताता हूं, फौज को हम ये नहीं कह रहे, और मैं फौजी हूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरी फौज परफेक्ट है या मेरी फौज ने मतलब यू नो हर समय आई एम। इंडिया में जो वैभव ने बोला ना कि अभी कि इंडिया में फौज की सबसे ज्यादा इज्जत क्यों है? हमारी फौज ने कभी कुछ नहीं मांगा देश से, हमारी फौज ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये दे दो वो दे दो। हमारी फौज चाइना से लड़ी 1962 वॉर, जहां पे हमारी फौज की शिकस्त हुई थी 1962 वॉर में चाइना के साथ, और मैं पाकिस्तानी को खुले पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, लेकिन हमारा फौजी कोई पीछे नहीं भागा, सबके सब वहीं पे कट गए, सबके सब वहीं पे शहीद हो गए। बैटल ऑफ रिजांगला है, मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी, मैं आपको बताता हूं, 3000 लोगों से 122 लोग लड़े थे, पूरे के पूरे साफ हो गए, कोई पीछे नहीं हटा। हमारी फौज की इसलिए इज्जत है क्योंकि हमारी फौज कहते हैं, हमारा पता है मोटो क्या है एकेडमी का? मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से हूं, उनका हमारा मोटो है टू सर्व विद ऑनर। हम लोग सेवा करते हैं, वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ इंडिया। हम मालिक नहीं है हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी आवाम हमारी मालिक है, हम उनको सर्व करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, इसलिए हमारी इज्जत है। लेकिन सर हमारी आर्मी भी जो है वो भी तो उसकी वजह से हम जो है आराम से सो सकते हैं, वरना आप लोगों को तो जब मौका मिले तो बॉर्डर के इधर खड़े होंगे। तो वो अर्जुन जी माफी चाहता हूँ, एक बात आपसे कहूं,
आप खुद अपने रिकॉर्ड पे जाके, मैं फिर कहता हूं कि मेरी बात को आप छोड़ें, आप खुद जो आपके जनरल्स ने बोला है ना, आप फौज की बात कर रही हैं तो आप पाकिस्तानी जनरल्स को बिलीव करिए, आप उनकी बात पर भरोसा करिए। वो लिखते हैं 47-48 में हम पाकिस्तान में नहीं आए थे, पाकिस्तानी कश्मीर वैली में आए थे। 65 में आप लोग अखनूर में आए थे। 2 दिसंबर में आपने आगरा और 4 अलग दीगर एयरफील्ड्स में बॉम्बिंग करी थी। कारगिल में इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में खुद लिखता है कि आई टोल्ड माई बॉयज टू गो इनटू कारगिल। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान आ जाएगा अंदर? अगर 72 साल में एक बार हिंदुस्तान अंदर आया है कब्जा करने के लिए, आप जो स्ट्राइक्स हुई हैं क्रॉस बॉर्डर या सर्जिकल, उनको छोड़ दीजिए, आप 2 मिनट के लिए उनको इग्नोर करिए। अगर एक बार भी आपका कोई जनरल बोल दे, आप सिविलियन है, मैं ये मान के चलता हूं कि वैभव भी सिविलियन है, फकर भी सिविलियन है, आपको शायद ना पता हो, आपके जब जनरल्स, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने बोला वो बुराक जो एक आपका घोड़ा है वो बुराक, और एक हॉर्स है, और उन्होंने बोला कि वहां पे जंगे बदर के वहां पे घोड़े आए थे और उनके दांतों पे हमें डस्ट दिखाई दी थी, यानी कि जो डस्ट होती है ना, जमीन से उड़ती है डस्ट, वो उनके दांतों पे हमने दिखाई दी थी। और ये मतलब उन्होंने, मैं पूरी किताब पढ़ी है, मैं दिमाग से निकल रही है। तो आपके जो चीफ हैं, चाहे वो अयूब खान है, राइट, चाहे वो जिया है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान पे हमला करा है। फिर आप लोग कह रहे हैं हम अमन पसंद हैं। 4 बार हमला करके आप अमन पसंद कैसे हो सकते हैं जी? एक चीज ये भी होती है ना कि साइकोलॉजी की, जैसे आप बात कर रहे थे कि आपको जो है वो इतना तंग, मतलब आप किसी को इतना तंग करें या कोई आपको इतना तंग करे कि आप उठकर उसको एक चपेड़ लगा दें, ठीक है, आप उसे थप्पड़ मार दें। अच्छा, और ठीक फिर है, आप ये बिल्कुल होता है। आरजू जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसा होता है। आप एक बात बताइए आरजू जी, 1965 की जंग है, ठीक है, जो आपके जनरल्स खुद कहते हैं, अयूब खान खुद कहता है कि हम अखनूर पे चढ़ दौड़े थे, आई ऑर्डर्ड माय कैवलरी टू मार्च अपॉन अखनूर। फिर छमजोड़ियां की लड़ाई हुई, फिर जो भी हुआ। आप बताइए 1965 में हमने कौन सा कर दिया था साहब, कौन सा आपको प्रोवोक कर दिया था कि आपने चपेड़ मार दी सो कॉल्ड? आप 1965 की जंग का बताइए ना, और कुछ नहीं पूछ रहा मैं। नहीं तो कारगिल में हमने क्या कर दिया था जो आप चढ़ दौड़े? आप ये बात बता दीजिए, हमने क्या कर दिया? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सारे पागल रहते हैं कि वो एकदम से? नहीं, मैंने ये नहीं बोला पागल रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने बोला ना कि हमने इतना परेशान कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बोला चपेड़ मारो। कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 को, राइट, और इसी महीने में मई में एक्शन शुरू हो गया था, जिसमें महीने में हम लोग बैठे हैं। अप्रैल मई में बातचीत शुरू हो गई थी, फिर जून जुलाई तक गया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमने ऐसा क्या करा कि आपने नदन लाइट इन्फेंट्री को कारगिल में भेजा? हमने कौन सा परेशान करा था आपको, ये बताइए कि आपने ये 3 चीजें करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर, मीनारे पाकिस्तान पे उन्होंने रिस्पेक्ट पे करी कायदे आजम को, उन्होंने अब बस में लेकर गए लोगों को, बस से लाहौर पार करा, गले मिले मियां साहब से। जैसे आप कर रहे हैं ना, मैं आपको और ये अमन पसंदी का, अभी बार कह रहे सुनिए, हमला तो फौज को मत बैठे नहीं रहो, ग्राउंड से जाओ, ये करो, तो ऑब्वियसली आप दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं, आप दूसरे को। मैम सुनिए, आप जो बात कर रही हैं ना अर्जू जी, आप एक जनरल बात कर रही हैं। मैं आपसे खास तौर से एक बात पूछ रहा हूं, आप ये बताइए कि हमने ऐसा क्या करा था, वो कौन सी चीज थी जो पाकिस्तान के दिल में छेद कर दिया, पाकिस्तान को बुरा लगा और पाकिस्तान ने बोला चलो बेटा चढ़ दौड़ो कारगिल पे? हमने ऐसा क्या करा? आप ये हमें बता दीजिए कि आपने इस तारीख को ये गुनाह करा था जिसकी सजा आपको हमने देने की कोशिश करी कारगिल में। नहीं दे पाए वो अलग चीज है, लेकिन हमने इसलिए चढ़ दौड़े। आप बताइए ना, वो एक बात बताइए ना। मैं 10 बातें नहीं बोल रहा अर्जू जी, हमने एक गलती करी होगी, बता दीजिए हमने क्या करा। ऑब्वियसली जाहिर है कुछ ना कुछ उस वक्त जो है, जाहिर है कश्मीर का भी इशू कब से चला आ रहा है, उस पे भी हो रहा होगा। और मैडम एक मिनट, है आप लोग को पता नहीं लगता सर, आप लोग करते हैं, आपको खुद को पता नहीं लगता हमने क्या किया। अर्जू जी मैं बताता हूँ आपको, पहली चीज तो कारगिल कश्मीर में नहीं है, मैं ना बड़े पाकिस्तानियों को समझा रहा हूँ। मैं उसको मिक्सअप नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको जी, कश्मीर का इशू भी शुरू से सर चला आ रहा है। मुझे मालूम है कि कारगिल और कश्मीर एक नहीं है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो इशू भी चला आ रहा था। और उसके बाद जाहिर आपके ऐसे जो स्टेटमेंट्स आ रही होंगी, जो हो रही होंगी उस वक्त, जो जनरल अजीज की जो ब्रीफिंग थी, जो परवेज मुशर्रफ की ब्रीफिंग थी, जिसमें मियां साहब बैठ के चिकन सैंडविच खा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या ब्रीफिंग चल रही है। फिर यही बात परवेज मुशर्रफ ने अपने किताब में इन द लाइन ऑफ फायर भी लिखी है परवेज मुशर्रफ ने। और परवेज मुशर्रफ ने यह भी लिखा है कि जो मेरा इरादा था
कारगिल की लड़ाई लड़ने का, वो ये था कि मैं सियाचिन को आइसोलेट करूं, हाईवे 1 अल्फा को काट के स्ट्रेटेजिक हाइट्स को हम लोग कमांड करें, और बिल्कुल, और हाईवे 1 अल्फा को हम या तो बाय ऑब्जर्वेशन या बाय फायर, फौज में दो तरीके से हम लोग डोमिनेट करते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन से या फायर से, तो हम या तो ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करें या फायर से। वो जाके मैं जगह देख चुका हूं, मैं वहां पे खड़ा हो चुका हूं जहां पे लड़ाई हुई थी, मैं वहां पे गया हूं, वहां पे मैंने शूट कराए, लोगों से मिला हूं मैं वहां पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कश्मीर का आपके जो द कारगिल वॉर हैड नथिंग टू डू विद कश्मीर, इट वाज टू आइसोलेट सियाचिन। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मैं 65 की लड़ाई पूछूं, 71 की लड़ाई पूछूं, आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने, मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप कहते हैं कि ये भी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो करा होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हम देखिए, जब हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात करते हैं ना अर्जुन जी, हम होगा की, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं मुक्ति वाहिनी पे भी आऊंगा, हम होगा की बात नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक्स बात करते हैं, किस डेट को किसने क्या बोला, और वो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट परवेज मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, आपका आर्मी चीफ, आपके प्रेसिडेंट ने ये लिखा है, वो मैं कोट करके आपको बता रहा हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।